तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था जो मैनेजर किम और हांचू शियोंग होते हैं वो मैबुक हाई स्कूल के अंदर घुस जाते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, यानी कि मैनेजर किम की बेटी को ढूंढने के लिए, जहाँ पे मैनेजर किम और हांचू शियोंग बहुत सारे बंदों की बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ते हैं। और मैनेजर किम यहाँ सबकी तुड़ाई करते करते पहुँचते हैं मेन ऑफिस, जहाँ पे सारे लॉन्डो का लीडर होता है। और ये लीडर मैनेजर किम के सामने ही उनकी बेटी के मोबाइल में उनकी बेटी की ही फोटो देख के बहुत ही गंदी गंदी हरकतें कर रहा होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है डायरेक्ट इस बंदे का सूजा हुआ चेहरा, जिसका मैनेजर किम ने मार मार के बुरा हाल करा होता है। मैनेजर किम अभी इस बंदे का सर पकड़ के एंगल बनाते हैं और इसके मुंह पे घुमा के एक और मुक्का मारते हैं और इसके बाद लगातार 4-5 मुक्के और बजाते हैं और ये बंदा दूर जाके गिरता है जमीन में। इसके बाद मैनेजर किम इसकी उंगलियों में एक पेन जैसी चीज को फंसाते हैं। ये बंदा कहता है अगर तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैनेजर किम घुमा के इसके हाथ में लात मारते हैं, जिस वजह से इस बंदे की चीखें निकल जाती हैं। मैनेजर किम अभी इस बंदे के हाथों में लाते मारे ही जा रहे होते हैं। इतने में ही हांचू शियोंग मैनेजर किम को रोक लेते हैं और कहते हैं अब आप रुक सकते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। इसने हमें बता दिया है कि जो कुछ भी ये बोल रहा था वो सच नहीं है, ये आपकी बेटी को नहीं जानता। इसके बाद मैनेजर किम इस बंदे के सामने थोड़े से और पेन फेंकते हैं और सीरियस होकर इस बंदे को कहते हैं ठीक है तो तू बोल रहा है, तू मेरी बेटी को नहीं जानता है, तेरा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है क्यों? ये बंदा जो अभी थोड़ी देर पहले तक काफी ज्यादा हीरो बन रहा होता है अभी रोते रोते कहता है हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि। इसके बाद ये बंदा मैनेजर किम को बताता है कि उसके पास मैनेजर किम की बेटी का मोबाइल कैसे आया। और अभी हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे इस बंदे के पास इसके साथ का एक बंदा आता है एक पेटी लेके, जिसके अंदर काफी सारे मोबाइल पड़े हुए होते हैं। वो बंदा इसको आके कहता है सर जैसा आपने कहा था काम हो गया है, मैंने इन सारे बर्नर फोन को अनलॉक कर दिया है और इनके अंदर जितने भी लॉक वगैरह लगे थे, जितने भी प्रोटेक्शन थे, मैंने सबके सब हटा दिए हैं। साथ ही साथ में जितने भी लड़कियों के फोन हैं वो मैंने इससे अलग कर दिए हैं। ये बंदा खुश होकर कहता है क्या ये सच में कोई सुंदर लड़की भी है क्या? उसके बाद दूसरा बंदा इस लीडर को एक फोन दिखाता है जो कि होता है मिंजी का और कहता है हाँ इस पे नजर मारिए, ये सुंदर लग रही है। इनका ये ठरकी लीडर उस बंदे से मिंजी का फोन लेता है और कहता है अरे वाह लाए मुझे देखने दे। अरे भाई साहब ये लड़की तो कमाल है, लेकिन जरा देखो इसकी कॉल हिस्ट्री में तो बस इसके फादर का ही नंबर है। क्या ढक्कन लोग हैं, क्या इस लड़की को इसके बाप के अलावा और कोई फोन नहीं करता है क्या? दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। इतने में ये जो इन बंदों का लीडर होता है उससे गलती से मिंजी के फोन की स्क्रीन में टच हो जाता है और गलती से कॉल मिल जाता है मिंजी के फादर को, यानी कि मैनेजर किम को। और वो कॉल मिलते ही ये बंदा फटाफट से उस कॉल को कट कर देता है, यानी कि जो पुलिस स्टेशन में मैनेजर किम को मिंजी का कॉल आया था वो इसी बंदे ने मिलाया था। अभी ये बंदा सारी की सारी बातें मैनेजर किम को बता देता है। इसके बाद मैनेजर किम इस बंदे को कहते हैं एक मिनट अभी तूने क्या कहा? ये बंदा कहता है वो मैंने गलती से नंबर मिला दिया था वो। मैनेजर किम कहते हैं नहीं उससे पहले तूने क्या कहा? ये बंदा कहता है उस लड़की के फोन में सिर्फ उसके डैड का ही नंबर था, उसके फोन के अंदर उसके एक भी दोस्त का नंबर मुझे नहीं दिखा। हाँ लेकिन उसके मैसेज में मैंने एक नंबर देखा था जिसमें लिखा हुआ था हैरियोंग, किसी हैरियोंग नाम की लड़की ने उसको मैसेज करा था। और मैनेजर किम ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी के फोन में बस उन्हीं का नंबर है। मतलब यार सच में कभी कभी पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा किस मुसीबत से गुजर रहा है, और ऐसा ही हो रहा होता है हमारी मिंजी के साथ। ये बंदा अभी फटी हुई हालत में और बताता है और कहता है लेकिन वो जो मैसेज था मैं एग्जैक्टली उस मैसेज वाले इंसान को तुम्हारी बेटी का दोस्त नहीं बोल सकता। और मिंजी को जो एक मैसेज आ रखा होता है उसमें लिखा होता है मिंजी क्या तुम मुझे $20 दे सकती हो? मतलब कि कुल मिला के एक मैसेज है उसके फोन में किसी और का, और उसमें भी कोई इंसान मिंजी से पैसे मांग रहा है। ये देख के मैनेजर किम को समझ आने लगता है कि उनकी बेटी सही संगत में नहीं थी और ना ही उनकी बेटी का कोई दोस्त था। इसलिए मैनेजर किम अभी काफी ज्यादा दुखी लग रहे होते हैं और हैरान लग रहे होते हैं। अभी मैनेजर किम को याद आ रहा होता है जब कुछ समय पहले मिंजी उनसे नाराज होके जा रही थी तो मिंजी ने कहा था मुझे ढूंढने बिल्कुल भी मत आना, मैं हैरियोंग के घर जा रही हूँ। और एक बार जब मिंजी कहीं घूमने जा रही थी तो उस समय भी मैनेजर किम ने मिंजी से पूछा था बेटा तुमने क्या बताया था अगले हफ्ते तुम किनके साथ घूमने जा रही हो? मिंजी ने उस समय भी डरते डरते जवाब दिया था वो मैं हैरियोंग के साथ जा रही हूँ, हैरियोंग की मॉम ने कहा कि वो लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे। और मैनेजर किम अभी यही सारी बातें सोच के अपने मन में बोल रहे होते हैं क्या हैरियोंग, लेकिन वो तो मिंजी की काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी। इसके बाद मैनेजर किम हैरियोंग के और ज्यादा मैसेज खोल
खोल के देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो भी वो हैरियोंग नाम की लड़की है वो बस मिंजी का फायदा उठा रही है। वो कभी मिंजी से पैसे मांगती तो कभी उसका मोबाइल मांगती। दोस्त के नाम पे मिंजी के पास बस यही एक लड़की थी और वो भी असल में उसकी दोस्त नहीं थी। अभी जिस बंदे की मैनेजर किम ने कुटाई करी होती है वो रोते रोते कहता है, मुझे माफ करना, ये जो हैरियोंग नाम की लड़की है, मुझे लगता है वो तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिंजी के स्कूल का एक पुराना सीन, जहाँ पे अचानक से हैरियोंग मिंजी के पास आती है और कहती है, हे मिंजी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपना मोबाइल दे सकती हो? वो दरअसल मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से बात करनी है और मेरा फोन मेरे पास नहीं है। चलो ज्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन मैं चौथे पीरियड में तुम्हारा फोन तुम्हें वापस कर दूंगी। मिंजी कहती है, हाँ नहीं, आखिर मैं अपना फोन क्यों? इतने में ही हैरियोंग कहती है, मिंजी क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, है ना? हम दोनों दोस्त हैं ना? मिंजी कहती है, क्या दोस्त? हैरियोंग कहती है, हाँ दोस्त तो एक दूसरे को अपना फोन देते रहते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। यो थैंक्स मिंजी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हैरियोंग मिंजी का फोन यहाँ से लेके चले जाती है और जाते जाते अपनी दूसरी दोस्त के साथ मिंजी का मजाक उड़ा रही होती है। और मिंजी बेचारी को लग रहा होता है कि ये लड़की उसकी दोस्त है, इसीलिए किसी समझदार इंसान ने कभी कहा था ये दोस्ती हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। तो खैर, जैसे हमें समझ आ चुका है कि हैरियोंग कितनी ज्यादा हरामखोर थी, ये बात मैनेजर किम को भी समझ आ चुकी होती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये सोच के कि उनकी बेटी कितने ज्यादा दुख में जी रही थी। मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, शिट। इसके बाद हम एक और पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम मिंजी का एक फॉर्म भर रहे होते हैं और उन्हें मिंजी के एक दोस्त का नाम चाहिए होता है, इसलिए मैनेजर किम मिंजी को कहते हैं, बेटा तुमने क्या बताया था, तुम्हारी वो जो काफी अच्छी दोस्त है उसका नाम क्या था? हैरियोंग है ना? मिंजी कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आप वहाँ पे हैरियोंग का नाम लिख सकते हो, वो मेरी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, वो मेरी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त है। और अभी मैनेजर की उसी हैरियोंग के मैसेज पढ़ रहे होते हैं जिसपे लिखा होता है, मिंजी सॉरी, मुझसे तुम्हारे जिम के कपड़े खो गए, सॉरी मिंजी, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारा मोबाइल फोन लेने आ रही हूँ। और यार सोचो जरा, एक बाप के दिल पे क्या बीतेगी कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि जब वो जिंदा भी थी तब भी वो इतनी ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं थी, तब भी वो काफी ज्यादा अकेली थी। इसलिए मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था अपनी बेटी के बारे में। और बेचारे मैनेजर किम को भी याद आ रहा होता है कि कैसे वो मिंजी के ऊपर गुस्सा करा करते थे। हम देखते हैं एक सीन में मैनेजर किम मिंजी को बोल रहे होते हैं गुस्से में, आखिर आजकल तुम कॉल क्यों नहीं उठाती हो? हाँ? मिंजी डरते हुए कहती है, क्या आपने मुझे कॉल करा था? मुझे कॉल मत करा करो, मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लगता है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी कॉल ना उठाने में इतनी क्या बड़ी बात हो गई? वैसे भी मैं अपनी दोस्तों के साथ थी, इसलिए मैं कॉल नहीं उठा पाई। मैनेजर किम के दिमाग में बस बार बार यही बातें चल रही होती हैं, आखिर पहले मुझे मिंजी की परेशानियों का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? सच में मिंजी को काफी कुछ सहना पड़ा होगा, मेरी बच्ची। हांशु शियोंग भी समझ जाते हैं कि मैनेजर किम काफी ज्यादा दुख में है, इसलिए वो मैनेजर किम का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, अपने आप को संभालो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझता, लेकिन मेरे दोस्त ये टाइम नहीं है इमोशनल होने का, हमें जल्दी से मिंजी को ढूंढना होगा। अगर एक बार हम उसको ढूंढ लेंगे तो तुम उससे माफी मांगना और कहना कि तुम उसके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए अभी हम इस समय इमोशनल नहीं हो सकते। इसके बाद मैनेजर किम कहते हैं, हांशु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हांशु कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मैं जानता हूँ तुमने अपनी तरफ से अपनी बेटी के लिए पूरी कोशिश करी होगी, मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे दिमाग में काफी सारे बुरे ख्याल आ रहे होंगे, लेकिन मेरे दोस्त एक बाप को कठोर होना पड़ता है, चाहे एक बाप के रास्ते में कुछ भी आए उसको सारी मुसीबतों का सामना करना होता है। एक बाप ऐसा इंसान होता है जो अपनी पूरी फैमिली को संभाल के रखता है। मैनेजर किम इस समय काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, हर चीज की अपनी एक सही जगह होती है, अभी इमोशनल होने का ना वक्त है ना जगह है। और पीछे जो बंदा पड़ा हुआ होता है मार खा के, वो अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ मुझे तोड़ने के बाद इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इस बंदे का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं, अबे ओए मुझे दोबारा से बता ये फोन तुझे कहाँ मिला था? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं खुले आसमान का सीन, जिसके नीचे बैठ के एक भिखारी शराब पी रहा होता है। ये भिखारी शराब पीने के बाद कहता है, सच में मजा आ गया, आखिरकार ये साला जिंदगी होती क्या है, शायद से सिक्के जमा करना और सोजो पीना, इसी को जिंदगी कहते हैं। अरे लेकिन आखिर तुम दोनों कौन हो? अभी हम देखते हैं इस बंदे के सामने मैनेजर किम और हांशु पहुंच चुके होते हैं। मैनेजर किम इस भिखारी को मिंजी का फोन दिखाते हैं और कहते हैं, ओए तू इस सेलफोन को जानता है ना? मुझे एक हाई स्कूल के लड़के ने बताया कि एक शोजू की बोतल के बदले तूने उसको ये मोबाइल दिया है। ये भिखारी फुल नशे में होता है और कहता है, क्या मैंने ऐसा भी करा था क्या?
अच्छा अगर करा है तो मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? मैनेजर किम कहते हैं मैं बोलना चाहता हूँ तूने ये मोबाइल कहाँ से चोरी करा था? भिखारी कहता है क्या? ए मिस्टर क्या बोल रहे हो तुम? चोरी करा था? क्या मेरी हालत देख के तुम्हें लगता है मैं चोर हूँ? मैनेजर किम कहते हैं अगर तूने ये चोरी नहीं करा था तो उसके बावजूद भी ये मामला किडनैपिंग का है। भिखारी किडनैपिंग शब्द सुनते ही डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है क्या किडनैपिंग? मेरे को जान दो। लेकिन मैनेजर किम इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं सबसे पहले यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं। इसके बाद मैनेजर किम भिखारी का हाथ छोड़ देते हैं और भिखारी कहता है क्या पुलिस स्टेशन? लेकिन इस बात का तो कोई भी मतलब नहीं बनता। मुझे ये मोबाइल जमीन में पड़ा हुआ नहीं मिला था और ना ही मैंने ये मोबाइल चुराया है। मैनेजर किम कहते हैं अच्छा ना तुझे मोबाइल जमीन में पड़ा हुआ मिला और ना तूने ये चुराया। अगर ऐसा है तब तो काफी ज्यादा अजीब बात है। क्या किसी इंसान ने इसको फेंका था और उसके बाद तूने इस मोबाइल को उठाया है? इसके बाद मैनेजर किम को ये भिखारी बताता है कि यहाँ पे एक कार आई थी, उसमें से एक बंदा बाहर निकला था और उसने ही यहाँ पे एक पन्नी फेंकी थी जिसके अंदर ये मोबाइल था। और ऑब्वियसली यार जिस बंदे ने ये मोबाइल फेंका होता है वो वही लोग होते हैं जो मिंजी को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। साथ ही साथ में इस भिखारी ने ये भी सुना था कि वो लोग किसी शरीर की बात कर रहे थे, किसी बॉडी को ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे। उसके बाद जब ये मोबाइल इस भिखारी के हाथ में लग जाता है तो ये भिखारी मोबाइल में बस ऐसे ही छेड़छाड़ कर रहा होता है। इतने में ही यहाँ पे मैबुक हाई स्कूल के बंदे पहुँचते हैं। ये लोग इस भिखारी को देख के कहते हैं अबे बेघर हरामजादे तेरे पास तो काफी ज्यादा अच्छा मोबाइल है, ला ये मोबाइल मुझे दिखा। और यही सारी बातें अभी भिखारी मैनेजर किम को बता रहा होता है और कहता है कुछ गैंगस्टर जैसे लोग कार से उतरे और ये मोबाइल और पर्स यहाँ पे फेंक के चले गए थे। मुझे लगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसलिए मैंने वो उठा लिया। है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैनेजर किम ने सारी की सारी बातें सुन ली होती हैं और वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, वो हरामजादे जिन्होंने मेरी बेटी को किडनैप करा है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर नहीं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मैनेजर किम इस भिखारी को कहते हैं अबे ओए वो जो कार यहाँ पे आई थी उसका नंबर क्या था? मुझे जानना है वो कौन सी कार थी, कैसी दिखती थी और उसका नंबर क्या था? क्या तुझे उस बारे में कुछ भी याद है? क्या तू उन लोगों को पहचानता है? और भिखारी अभी हड़बड़ाता हुआ मैनेजर किम को देख रहा होता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको भी कभी ऐसा फील हुआ हो कि आपके पेरेंट्स आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन वो जता नहीं पाते तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, मुझे पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।